हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत मेरे पास क्वेरीज आती हैं और 6th, 8th और 12 हाउसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका उत्तर देना उस समय पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत सारे आपके आंसर्स और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस कौन सा होता है कुंडली में, क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है और ये 12th हाउस है। 6th, 8th, 12th हाउसेस को त्रिक भाव भी कहा जाता है, लेकिन उसमें से 6th हाउस जो होता है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उपचय भाव भी होता है जिससे व्यक्ति की ग्रोथ होती है। तो इसके कुछ अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब उपचय भाव के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज मैं सिर्फ आपको 6, 8, 12 इन हाउसेस को त्रिक हाउसेस कहने के बावजूद इनको ख़राब कहा जाता है, मैलेफिक हाउसेस कहा जाता है। इसके लॉर्ड कुंडली में जहाँ बैठते हैं वहाँ ख़राब ही कर देते हैं, या कुंडली के किसी भाव के लॉर्ड अगर इनके हाउसेस में बैठ जाएं, अगर 4th लॉर्ड 12th में चले जाएं, 4th लॉर्ड 8th में चले जाएं, 9th लॉर्ड 8th में चले जाएं, इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन बने तो इसको बहुत एक ख़राब योग माना जाता है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, अगर ये आपकी कुंडली में बन जाते हैं तो यही 6th, 8th, 12th हाउसेस जो होते हैं ये सबसे उत्तम राजयोग आपको दे सकते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें सर्टन एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस और रूल्स अगर उस कुंडली में लग जाते हैं तो सबसे उत्तम राजयोग अपने आप पे वो माना जाता है। और वैसे भी मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में आपको बताया है दोस्तों, मेलेफिक प्लैनेट की दशा आपको हमेशा जीवन में बहुत जल्दी ऊपर लेके जाती है, राइज करवाती है। जैसे कि आप नॉर्मली देख सकते हैं, शनि देव की जब महादशा लगती है तो बहुत से लोग 90% लोग अपने जीवन में स्टेबल हो जाते हैं। उनकी लाइफ जो होती है एक सिंपल एक ट्रैक पे चलने लग जाती है। वही जब गुरुदेव की महादशा चलती है तो अक्सर 99% जो लोग हैं आपको रोते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। तो इसके बहुत से रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक रूल मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। रूल क्या है दोस्तों कि 6th, 8th और 12th हाउसेस के लॉर्ड्स आपस में ही एक दूसरे के घर में बैठे हों। पहला रूल यह है, इसका मतलब यह है कि 6th लॉर्ड 6th में हो, या 6th लॉर्ड 12th में हो, या 6th लॉर्ड 8th में हो, या 8th लॉर्ड 8th में हो, 8th लॉर्ड 12th में हो, 8th लॉर्ड 6th में हो, या 12th लॉर्ड 8th में आ जाए। इन तीनों का आपस में ही अगर एक्सचेंज हो, एक दूसरे के घरों में ये बैठ जाएं या अपने अपने घरों में ही बैठ जाएं, पहला रूल ये होता है। दूसरा, किसी भी प्लैनेट की इन पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इस कुंडली में अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही एक फेमस व्यक्ति हैं इंडिया के, उनका ये चार्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। 6th लॉर्ड 6th में है जो कि सूर्य देव हैं, और साथ में इनके शनिदेव बैठे हैं जो कि 12th लॉर्ड हैं। तो जो रूल था, मैंने आपको जो रूल बताया है कि 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपस में एक्सचेंज होना चाहिए, और 8th लॉर्ड 8th में ही है। अब देखिए, किसी भी प्लैनेट की यहाँ दृष्टि इन पे नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 राहु देव की कोई दृष्टि नहीं है, चंद्र देव की कोई दृष्टि नहीं है, बुध देव की इन पर कोई दृष्टि नहीं है, केतु देव की इन पर कोई दृष्टि नहीं है, मंगल देव की भी इन पर कोई दृष्टि नहीं है, और बृहस्पति देव की भी 6th, 8th और 12th हाउसेस के लॉर्ड्स पर कोई भी दृष्टि किसी तरह की नहीं पड़ रही है दोस्तों। सिर्फ जो दृष्टि है वो है शनि देव की तीसरी दृष्टि जो कि 8th हाउस पर पड़ रही है, शुक्र देव पर। लेकिन शनि देव स्वयं 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों मिलेगी शनिदेव को? क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि वहाँ पे है दोस्तों। इसलिए 12th हाउस का जो रोल है 80 to 90% ये यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम
राजयोग है दोस्तों। इनमें से किसी भी प्लैनेट की अगर दशा आ जाती है, मान लीजिए शनि देव की पहले दशा आ जाए, सूर्य देव की दशा आ जाए, शुक्र देव की दशा आ जाए, तो जीवन में बहुत बड़ा राजयोग मिलता है। बहुत बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता रहती है कि 6th 8th और 12th के लॉर्ड्स अगर अपने ही घर में होते हैं, मान लीजिए 8th लॉर्ड 8th में ही है, 6th लॉर्ड 6th में ही है और 12th लॉर्ड 12th में ही है, उन पे कोई मेलेफिक प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो वो अपने आप में राजयोग देने में सक्षम होते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों एक मेथड। अब इसी को एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, एक डिफरेंट कुंडली बना के, कि अगर 8th लॉर्ड 8th में है, 12th लॉर्ड 12th में है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो जल्दी से एक नई कुंडली यहाँ बना लेते हैं। देखिए बहुत से लोग 8th और 12th लॉर्ड्स को ख़राब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 8th और 12th लॉर्ड भी जब राजयोग देने आते हैं तो बहुत ही उत्तम राजयोग प्रदान करते हैं व्यक्ति को। जैसे कि आप श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखेंगे, उसमें भी यही कॉम्बिनेशन है। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से कुंडली बना लेता हूँ। अब एक एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए यहाँ मैं बृहस्पति लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सूर्य देव लिख रहा हूँ। तो देखिए सेम वही एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट कुंडली में मैंने आपको बताया था कि अगर 12th लॉर्ड 12th में है, 6th लॉर्ड 6th में है, 8th लॉर्ड 8th में है, या इन तीनों का आपस में एक्सचेंज है, एक दूसरे के घर में आके बैठ गए। इस कुंडली में भी सेम वही पोजीशन है, लेकिन अभी मैं पूरी कुंडली जब बनाऊंगा तो फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राहु आ गए हैं और यहाँ पे केतु आ गए हैं। तो जो हमारा रूल था, जो मैंने आपको रूल बताया था कि 12th लॉर्ड या 8th लॉर्ड या 6th लॉर्ड पर किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये राहु केतु एक्सिस में आ गए 12th लॉर्ड। तो जो राजयोग बनने जा रहा था, राजयोग 2 प्लैनेट से भी बन सकता है दोस्तों, अगर 12th लॉर्ड 12th में हो, 8th लॉर्ड 8th में हो, लेकिन 6th लॉर्ड 6th में ना हो, लेकिन 6th लॉर्ड 12th में चले जाएं या 8th में चले जाएं, तब भी वो जो राजयोग मैंने आपको बताया था वो बन सकता था। लेकिन यहाँ पे राजयोग कैंसिल हो गया है राहु केतु एक्सेस की वजह से। राहु केतु की जो दृष्टि है वो 12th हाउस पर पड़ गई है दोस्तों। तो बहुत ही एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है और मेरा आग्रह है सबसे कि जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे अच्छे आजकल जहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से क्लासेस ली जाती हैं, सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, बहुत विस्तार से सिखाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर आपको एक एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो, चाहे वो टेक्निक बहुत छोटी हो, लेकिन हर टेक्निक में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा रहता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो छोटी से छोटी टेक्निक, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। इसी तरह से राशियों को लेकर बहुत लोग जो हैं मिस्टेक कर देते हैं, राशियों की जो बेसिक्स है वो याद नहीं करते हैं। जैसे अग्नि तत्व राशि कौन सी है, जल तत्व राशि कौन सी है, पृथ्वी तत्व राशि कौन सी है और वायु तत्व राशि कौन सी है, इनमें से फिर आपको क्लासिफाई करना होगा। आपके टिप्स पे होना चाहिए या कोई किसी A4 साइज़ के पेपर पे आपको ये बना के रखने पड़ेंगे नोट्स कि अग्नि तत्व राशि और अगर उसके साथ जल राशि की मैत्री हो जाती है या किसी की कुंडली आप देख रहे हैं, कोई आपसे पूछता है कि मेरे को पार्टनरशिप करनी है, क्या मैं इस व्यक्ति से पार्टनरशिप कर सकता हूं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है दोस्तों, बेसिक सिर्फ राशियां के बारे में आपको पता है, मान लीजिए एक व्यक्ति तो अग्नि तत्व है, जो दूसरे व्यक्ति की जो राशि है वो जल तत्व है, तो ऐसे में अग्नि और जल की कभी भी मैत्री नहीं होती है। अगर जल जो है आप अग्नि के ऊपर डालेंगे तो अग्नि शांत हो जाती है, तो दोनों की मैत्री नहीं होती है। तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति से आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है दोस्तों। तो बहुत से छुपे हुए गूढ़ रहस्य हैं दोस्तों ज्योतिष में, बहुत सिंपल लगते हैं देखने में, लेकिन जब आप इसको टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे डिफरेंट चार्ट्स पे तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं
बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी अपलोड होगी वो कुछ मैं आपको गोचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और बहुत प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा था, वही आपके साथ में शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।